परीक्षा धाम का जो 4th एडिशन है, ये उसका चैप्टर नंबर 43 है और हम देखेंगे मध्य प्रदेश की शिल्प कला, है ना। तो शिल्प कला और इससे आगे के टॉपिक देखेंगे कौन कौन से हैं। देखो, शिल्प कला के बारे में तो आप पहले से जानते ही हो। हमें मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखना है तो मध्य प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ों को ही देखेंगे और जो हमारे काम की चीज़ नहीं है ना, हम उसको स्किप कर देंगे, क्योंकि बुक बनाते समय इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। लगभग लगभग सभी चीज़ों को जोड़ा जाता है, लेकिन सभी चीज़ तो महत्वपूर्ण नहीं होती है ना, तो हम सिर्फ उन चीज़ों को देखेंगे जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देखो, शिल्प कला लकड़ी, बांस, धातु, कपड़ा, मिट्टी आदि, पत्थर आदि की सहायता से बनाई जाती है और मध्य प्रदेश के साथ साथ बाहर भी इनकी प्रसिद्धि है। मध्य प्रदेश में जो प्रमुख शिल्प कलाएं हैं उनमें छीता शिल्प कला, खरात, काष्ठ, प्रस्तर, लाख शिल्प कला, गुड़िया शिल्प कला और पत्ता शिल्प कला प्रमुख है। साथ ही धातु और मिट्टी भी हमें देखना है। सबसे पहले हम बांस शिल्प कला की बात करते हैं। देखो क्या है, मध्य प्रदेश की विभिन्न जनजातियों द्वारा बांस की कलात्मक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। इमेज में आप देख पा रहे होगे, झाबुआ, मंडला, बैतूल, उमरिया में बांस शिल्प कला बहुत ज़्यादा प्रचलित है। बांस शिल्प कला से निर्मित वस्तुओं में आकर्षक खिलौने बनाए जाते हैं, सजावट की वस्तुएं बनाई जाती हैं, नाइट लैंप बनाए जाते हैं, टोकरियां बनाई जाती हैं, है ना, और वो पंखा भी बनाए जाते हैं हिलाने वाले। बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं बांस से। गुड़िया शिल्प कला, ये नई पुरानी रंगीन चिंदियों और कागज के टुकड़ों से बनाई जाती है गुड़िया शिल्प कला। इनमें प्रमुख क्षेत्र ग्वालियर और झाबुआ है। क्या है? ग्वालियर और झाबुआ है। झाबुआ की जो आदिवासी गुड़िया जीआई टैग के लिए प्रस्तावित है। वहीं श्रीमती बत्तोबाई प्रमुख भीली गुड़िया कलाकार हैं। तो बत्तोबाई का नाम याद रखना है, किसका? बत्तोबाई का। श्रीमती बत्तोबाई का संबंध जो है वो गुड़िया शिल्प कला से संबंधित है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट था। इसके बाद हम आएंगे पत्थर और प्रस्तर शिल्प कला। तो पत्थर से प्रस्तर शिल्प कला नाम है तो पत्थर से ही बनाई जाती होगी और किससे संबंधित है? तो मंदसौर व रतलाम क्षेत्र से संबंधित है। खरात या काष्ठ की बात करें तो लकड़ी से बनाई जाती है ना, खैरसाई, शीशम, सफेद शीशम, इनसे इनकी लकड़ी से बनाई जाती है। अलग अलग प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं लकड़ी से, विभिन्न प्रकार की डिजाइन। और जो काष्ठ शिल्प कला है आपको बुधनी, श्योरपुर व रीवा में देखने को मिलेगी। मिट्टी शिल्प कला यानी कि टेराकोटा मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, वो चक्की पर, है ना, आपने देखा होगा। तो वो होता है मिट्टी शिल्प कला और टेराकोटा। ये मौलेला कला राजस्थान व मध्य प्रदेश के सीमा क्षेत्र नीमच मंदसौर की प्रसिद्ध कला है। अब हम आते हैं जूट शिल्प कला पे। मध्य प्रदेश के कारीगरों ने जूट हस्तशिल्प में अपनी खास जगह बनाई है। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और रीवा जिले मुख्य रूप से जूट के शिल्प बनाए जाते हैं। जूट शिल्प में बैग हो गया, सजावटी वस्तुएं हो गई, गहने, वॉल हैंगिंग आदि वस्तुएं इनमें शामिल होती हैं। तो ये जूट के माध्यम से बनाए जाते हैं। हथकरघा शिल्प क्या होता है? इसके अंतर्गत चंदेरी की महेश्वर साड़ी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। चंदेरी व महेश्वर की साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। धार जिले के तांबा धातु की जरी वाले बाघ प्रिंट भी बहुत प्रसिद्ध हैं। छीपा शिल्प कला, कपड़ों पर विभिन्न रंगों की सहायता से इन्हें बनाया जाता है। उज्जैन के भैरूगढ़ छीपा शिल्प देश भर में प्रसिद्ध है। बाघ प्रिंट को देखें तो बाघ प्रिंट जो है, बाघ प्रिंट का संबंध मध्य प्रदेश के धार जिले से है। एक महत्वपूर्ण पॉइंट। दूसरा है, बाघ प्रिंट में तांबा धातु का उपयोग जरी के रूप में किया जाता है। किस धातु का? तांबा धातु का। बाघ प्रिंट में अरंडी, तांबा धातु, अनार के छिलके, हर्रा, बहेड़ा आदि का उपयोग किया जाता है। इस्माइल सुलेमान खत्री को बाघ प्रिंट का जनक माना जाता है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इस्माइल सुलेमान खत्री का नाम याद रखना है। वर्तमान में मोहम्मद यूसुफ खत्री, अब्दुल कादिर खत्री और प्रमुख बाघ प्रिंट कलाकार हैं ये। तो देखो, बाघ प्रिंट में एक तो ये याद रखना है कि धार जिले से संबंधित है। तावा धातु का प्रयोग होता है इसमें। सुलेमान खत्री को इसका जनक कहा जाता है और मोहम्मद यूसुफ खत्री और अब्दुल कादिर खत्री प्रमुख बाघ प्रिंट कलाकार हैं, यह भी याद रखना है। धातु शिल्प कला धातु के माध्यम से बनाई जाती है। सतना के उचेहरा कस्बे में कांसे प्रसिद्ध बटलोही नामक पात्र बनाए जाते हैं। बेल मेटल मूर्तियों के लिए दतिया व टीकमगढ़ प्रसिद्ध है। तो पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र या जिला या जगह स्थान बेल मेटल मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? तो सही आंसर होगा दतिया व टीकमगढ़। लाख शिल्प कला की बात करें तो यह वृक्ष के गोंदिया रस से लाख बनाई जाती है। लाख से कई कलात्मक वस्तुएं जैसे चूड़े, खिलौने, श्रृंगार पेटी आदि चीजें बनाई जाती हैं।
इनके प्रमुख क्षेत्र हैं लाख शिल्प कला के उज्जैन, इंदौर, महेश्वर, मंदसौर और रतलाम। पत्ता शिल्प कला की बात करें तो पत्ते का प्रयोग कर प्रमुखतः झाड़ू, खिलौने इत्यादि बनाए जाते हैं। विभिन्न जनजाति और जनजाति के लोग इस शिल्प कला में माहिर होते हैं। अन्य चर्चित शिल्प कला तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को देखें। मंदसौर की जयमती आकृति वाली दरी कालीन, भीलों द्वारा बनाए जाने वाली पुंजा दरी, तो पुंजा दरी का संबंध जो है वो भील जनजाति से है। किससे है? भील जनजाति से है। भोपाल, उज्जैन, रतलाम और ग्वालियर की कागज की लुगदी से वस्तुएं बनाने की कला। भील जनजाति के नंदना प्रिंट भी प्रसिद्ध हैं। क्या है? भील जनजाति का नंदना प्रिंट भी आपको याद रखना है, नंदना प्रिंट। टीकमगढ़ के निकट कारी बहुरंगी संगमरमर की वस्तुएं बनाने के लिए प्रसिद्ध है। टीकमगढ़ के निकट कारी बहुरंगी संगमरमर की वस्तुएं बनाने के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में मृगनयनी एम्पोरियम की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार ने लघु उद्योग के विकास के लिए मृगनयनी एम्पोरियम 1961 में स्थापित किया है ताकि लघु उद्योगों को बढ़ावा मिल सके। मृगनयनी एम्पोरियम को मध्य प्रदेश का प्रतिबिंब कहा जाता है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? भोपाल में है। तो मृगनयनी एम्पोरियम के बारे में भी आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। स्थापना 1961 में हुई और मुख्यालय भोपाल में है। अब हम देखते हैं शिल्प कला को एक नज़र में। तो पेपियर माचे शिल्प जो है ये उज्जैन क्षेत्र से संबंधित है। किससे है? तो देखो क्षेत्र और शिल्प कला का नाम बस याद रखना है। तो पेपियर माचे शिल्प जो है उज्जैन से संबंधित है। डोकरा शिल्प कला बैतूल से संबंधित है और उचेरा धातु शिल्प कला जो है वो सतना से संबंधित है। गुड़िया शिल्प झाबुआ और ग्वालियर से संबंधित है ना। और अगरिया लोह शिल्प जो है ये मंडला, डिंडोरी और बालाघाट से संबंधित है। चीचली धातु शिल्प ये नरसिंहपुर। मिट्टी शिल्प टेराकोटा शिल्प जो है छतरपुर, मंडला, धार और संपूर्ण मध्य प्रदेश से संबंधित है। बुधनी काष्ठ शिल्प जो है ये सीहोर जिले में है। बुधनी सुपारी शिल्प रीवा के लिए संबंधित है। चर्म शिल्प देवास, इंदौर के लिए। बाघ कपड़ा प्रिंट जो है वो धार जिले के लिए। छीपा शिल्प भैरूगढ़, उज्जैन। खराद कला श्योरपुर, मुरैना, बुधनी याद रखना। चंदेरी साड़ी के लिए अशोकनगर और महेश्वर साड़ी के लिए महेश्वर, खरगोन संबंधित है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखें तो चंदेरी की साड़ी को धूप छाव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चंदेरी की साड़ी को धूप छाव भी कहा जाता है। प्राचीन काल में सिरोंज का छींट कपड़ा फारस और तुर्की को निर्यात किया जाता था। सिरोंज के तंबू मराठा सेनाओं के लिए बनाए जाते थे। छिंदवाड़ा के सौंसर और धौली खेड़ा की पारंपरिक साड़ियों को पुराने समय में पुआरी भी कहा जाता था। आपको हम एक बार और बता दें कि अगर आप रिवीजन नहीं करोगे ना तो निश्चित रूप से आपका कल्याण हो जाएगा, इतना याद रखना। अभी पढ़ रहे हो, अगले साल फिर पढ़ोगे। एक ही बार में अगर MPPSC निकालनी है ना, सबसे शानदार तरीका है रिवीजन करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर रिवीजन नहीं करोगे तो निश्चित रूप से फिर आपका जो सिलेक्शन है किसी भी प्रकार से होने वाला नहीं है। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आपका सिलेक्शन हो हर हाल में, लेकिन उसके लिए आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी और सिलेक्शन तब होगा जब आप रिवीजन करोगे। ट्रेवनियर की पुस्तक ट्रेवल्स इन इंडिया नामक पुस्तक में बुरहानपुर में वस्त्र उद्योग का वर्णन किया गया है। तो ट्रेवनियर की पुस्तक कौन सी है? ट्रेवल्स इन इंडिया। अबुल फजल ने भी आईना ए अकबरी पुस्तक में बुरहानपुर के वस्त्र उद्योग का वर्णन किया है। अबुल फजल की पुस्तक है आईने ए अकबरी। प्राचीन काल में बुरहानपुर में टकसाल बनाने का उल्लेख मिलता है और कुछी, मनावर, गोगाबा, खिराला, उज्जैन और भैरूगढ़ छीपा शिल्प के प्रमुख केंद्र रहे हैं। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक हो गया है कंप्लीट, मध्य प्रदेश की शिल्प कला वाला। तो आपको हम एक बार और बता दें, जैसे हम वीडियो में उसका रिवीजन नहीं कराते हैं मान लो, तो आपको खुद से तो कर लेना है कम से कम। PDF या फिर आपके पास बुक है या फिर वीडियो, जैसे कोई भी संसाधन और नहीं है तो वीडियो तो कम से कम है ही, तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के वीडियो का द्वारा से रिवीजन कर लिया करो, आपके लिए अच्छा रहेगा, है ना। मध्य प्रदेश के प्रमुख आभूषणों की बात कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में पहने जाने वाले आभूषणों में एक होता है सांकली। ये चांदी से निर्मित गले में पहने जाने वाला आभूषण है। सांकली जो होता है गले में पहने जाता है, चांदी से निर्मित होता है। नांगमोरी नांगमोरी क्या होता है? ये भी चांदी से निर्मित है और बाह में पहना जाने वाला आभूषण है नांगमोरी। तो सांगली गले में पहने जाता है और नांगमोरी जो है ये बाह में पहना जाता है। बनबरिया ये भी चांदी से का आभूषण है और कलाई में पहना जाता है बनबरिया। पाटला चांदी से निर्मित यह भी है और इसे ढकर कौआ भी कहा जाता है। चुटकी बिछिया का ही प्रतिरूप है चुटकी, जिसे पैरों में पहना जाता है। बोरझेला
चांदी से निर्मित होता है और माथे पर पहना जाता है बोरझेला। फुल्की नाक में पहना जाने वाला आभूषण है, चांदी और सोने से बनता है। तरकी ठोकुआ ये कान में पहना जाने वाला आभूषण है, तो फुल्की नाक में और तरकी ठोकुआ कान में। लेरकी कान में पहना जाने वाला आभूषण है, लेरकी। तितरी की बात करें तो एक कान के ऊपरी भाग में पहना जाता है। छत्तीसगढ़ का मुंगेली इसका प्रमुख निर्माण करता है। मोहरा जो है यह गले में पहना जाता है, मोहरा। कलदार ये कलदार जो है चांदी से बनता है और गले में पहना जाता है। खोटीला तो देखो ऐसे तो याद रहेंगे नहीं, क्या करोगे, एक दो बार पढ़ लेना है। खोटीला जो है सोने से निर्मित है, कान में पहना जाता है। तो खोटिला और तर की ठोका, खोटिला साथ ही तर की ठोका ये कान में पहना जाता है ना। खोटिला भी कान में पहना जाता है। गलसनिया जो है ये भील जनजाति की महिलाओं के द्वारा विभिन्न प्रकार के नगों और मोतियों की प्रयोग कर गले में पहना जाने वाला आभूषण है, गलसनिया। तागली जो है ये चांदी या गिल्ट से निर्मित जनजातीय क्षेत्र में गले में पहना जाने वाला आभूषण है, क्या, गलसनिया। हसली, पुतरी और पूंची भी याद रखना है। परीक्षा विशेष की बात करें तो गोदना जो है मध्य प्रदेश के ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों का अत्यंत प्रचलन है। यहाँ पर मध्य प्रदेश में गोदना के प्रकारों में गौड़ गोदना, बैगा गोदना, उराव गोदना, कोरबा गोदना प्रचलित है। गौड़ जनजाति में दोहरा जट गोदना प्रचलन है और उराव जनजाति माथे पर 3 रेखाओं वाला गोदना गुदवाती है। मझवार जाति में जट गोदना प्रचलित है। मलार जाति की महिलाएं गोदने का कार्य करती हैं, जिन्हें गोदनहारी या गुदनारी कहा जाता है। गोदना गुदवाने का सबसे अच्छा समय शीत ऋतु माना जाता है। तो ये तो था हमारा आभूषणों से संबंधित टॉपिक। अब एक बड़ा सा टॉपिक शुरू हो रहा है, मध्य प्रदेश के साहित्यकार एवं कृतियां। तो महत्वपूर्ण चीजें इसमें देखनी है हमें, है ना, तो इसको भी आपको देखना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रतिवर्ष क्वेश्चन देखने को मिलता है और इस वर्ष भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और हम देखते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहले हम प्रमुख साहित्यकार देखेंगे, प्राचीन कालीन साहित्यकार, है ना, प्राचीन काल के साहित्यकार, मध्यकालीन, आधुनिक और लोक साहित्यकार। तो सबसे पहले लोक साहित्यकारों को देख लेते हैं। ये इनमें जगनिक, सिंघाजी, घाघ और ईसुरी का नाम याद रखना है। वहीं जो प्राचीन कालीन साहित्यकार हैं उनमें कालिदास, भर्तृहरि, बाणभट्ट, भवभूति और राजशेखर। यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा इस बार। मध्यकालीन साहित्यकारों में केशव, पद्माकर, भूषण और राजभोज। वहीं आधुनिक साहित्यकारों में माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, बालकृष्ण शर्मा नवीन, हरिशंकर परसाई, शरद जोशी और गजानन माधव मुक्तिबोध का नाम याद रखना है। एक एक करके हम सभी साहित्यकारों को देखते हैं। प्राचीन काल के साहित्यकारों में जो बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, कालिदास, है ना। इन्हें महाकवि कालिदास जो हैं वो उज्जैन के रहने वाले थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में ये शामिल थे और कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, यह भी याद रखना है। क्या कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर। इन्होंने महाकाव्य, नाटक और खंड काव्य की रचना की है। कालिदास के प्रमुख महाकाव्य देखें तो रघुवंशम इनका महाकाव्य है और इसके अंतर्गत महाराजा दिलीप से लेकर रघुवंश के अन्य राजाओं का भी इसमें सुंदर वर्णन देखने को मिलता है। दूसरा महाकाव्य है कुमार संभव। इसमें शिव पार्वती विवाह और तारकासुर वध की कथा का वर्णन मिलता है। तो कुमार संभव में शिव पार्वती विवाह और तारकासुर वध की कथा का वर्णन मिलता है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की बात करें तो इसमें दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम की कहानी का वर्णन है। जो कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है इसमें दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन है। इसका अनुवाद अंग्रेजी भाषा में भी किया गया है, अभिज्ञान शाकुंतलम का। मालविका अग्निमित्र जो है इसमें मालविका और शुंग वंश के राजा अग्निमित्र की कहानी है, यह भी एक नाटक है। विक्रम बरसिए इसमें मृत्युलोक के राजा पुरुरवा और देवलोक की अप्सरा उर्वशी की कहानी है, विक्रम बरसिए में। ऋतु संहारम की बात करें तो ये खंडकाव्य है और मेघदूत भी खंडकाव्य है। जो ऋतु संहारम है इस रचना में कालिदास ने बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा बताया है और मेघदूत खंडकाव्य में यक्ष अपनी प्रेमिका को रामगिरी विंध्याचल पर्वत से मेघ बादल के माध्यम से संदेश प्रेषित करने का वर्णन है। इसमें बेतवा नदी का भी वर्णन मिलता है। तो मेघदूत जो खंडकाव्य है कालिदास का, उसमें बेतवा नदी का वर्णन मिलता है। तो कालिदास की रचनाएं याद रखनी है। रघुवंशम और कुमार संभव महाकाव्य हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्र और विक्रम बरसिए नाटक हैं। ऋतु संहारम और मेघदूत खंडकाव्य हैं। अब हम बात करते हैं भर्तृहरि की। दूसरा जो महत्वपूर्ण नाम है भर्तृहरि, ये
इनका जन्म जो है उज्जैन में हुआ और समाधि स्थल जो है वो सरिस्का राजस्थान में है। इनकी प्रमुख रचनाओं में भर्तृहरि की श्रृंगार शतक, नीति शतक, वैराग्य शतक है, जिन्हें शतक त्रयी कहा जाता है। श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। तीसरा जो महत्वपूर्ण नाम है वो है बाणभट्ट। बाणभट्ट जो हैं ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन ने उन्हें कवि चक्रवर्ती की उपाधि दी है। इन्हें बाणा भत्ता भी कहा जाता है, जिनके नाम पर बाण सागर परियोजना का नामकरण किया गया है। बाणभट्ट का प्रकृति चित्रण बहुत ही मनोहारी था तथा उन्हें साहित्य के वनांचल का केसरी भी कहा जाता है। साहित्य के वनांचल का केसरी किसे कहा गया है? बाणभट्ट को कहा गया है। इनकी रचना में हर्षचरित, कादंबरी और चंडी शतक शामिल है। तो बाणभट्ट की रचनाएं याद रखनी है आपको। बाणभट्ट को हर्षवर्धन ने जो है कवि चक्रवर्ती की उपाधि दी थी, यह भी याद रखना है। चौथा जो नाम है भवभूति। क्या है भवभूति? यह महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की सीमा विदर्भ क्षेत्र के निवासी थे। भारतीय मिल्टन के नाम से प्रसिद्ध हैं और इनका जो वास्तविक नाम है श्रीकंठ है। पूछा जा सकता है कि भवभूति का वास्तविक नाम क्या है, तो श्रीकंठ है। इनकी प्रमुख रचना है मालती माधव, उत्तर रामचरित, महावीर चरित। मालती माधव तो इतनी महत्वपूर्ण रचना है कि कई बार और कई एग्जामों में पूछी गई है। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक एग्जाम में एक आध बार, कई बार पूछी जा चुकी है मालती माधव। राजशेखर जो है यह संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार थे। राजशेखर त्रिपुरी के कलचुरी वंश के युवराज देव प्रथम और प्रतिहार वंश के राजा महेंद्रपाल और उनके पुत्र महीपाल के दरबार में थे। इनकी प्रमुख रचनाओं में काव्य मीमांसा, राजशेखर की प्रमुख रचनाएं हैं काव्य मीमांसा, कपूर मंजरी, कलचुरी वंश का वर्णन है कपूर मंजरी में, बाल रामायण और बाल भारत राजशेखर की प्रमुख रचनाएं हैं। अब हम मध्यकालीन रचनाकारों को देखते हैं। तो पहला जो नाम है केशवदास का है। पहला नाम जो है वो केशवदास। केशव को मुगल बादशाह जहांगीर का संरक्षण प्राप्त था। इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। किसको? केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। ओरछा के नरेश इंद्रजीत के दरबार में राजकवि थे। केशव ने श्रृंगार रस में अधिक रचनाएं लिखी हैं और इन्होंने अपनी जो रचनाएं हैं बुंदेली, मिश्रित तथा ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इनकी प्रमुख रचनाएं कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, रामचंद्रिका, रतन बावड़ी और छंदमाला, साथ ही नखशिख भी आपको याद रखनी है। जो अक्सर पूछी जाती हैं केशवदास की रचनाओं में वो याद रखना है आपको। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता और रामचंद्रिका याद रखना है। दूसरा महत्वपूर्ण नाम है मध्यकालीन पद्माकर। इनका जन्म सागर में हुआ है। जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने पद्माकर भट्ट को कविराज शिरोमणि की उपाधि दी है। इनकी प्रमुख रचनाएं गंगा लहरी, यमुना लहरी, जगत विनोद, राम रसायन, हितोपदेश, पद्माभरण और प्रबोध पचासा है। कौन सी हैं? गंगा लहरी, यमुना लहरी, जगत विनोद, राम रसायन, हितोपदेश, पद्माभरण और प्रबोध पचासा है। राजा भोज की बात करें तो इनका जन्म उज्जैन में हुआ है। परमार वंश के महान शासक थे। शासक के साथ साथ साहित्यिक रुचि भी रखते थे। इनकी प्रमुख रचना सरस्वती कंठाभरण है। देखो राजा भोज बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी परीक्षा के लिए ना। उज्जैन में जन्म हुआ, परमार वंश के महान शासक के साथ साथ साहित्य में रुचि रखते थे। इनकी रचनाओं को देखो, सरस्वती कंठाभरण, विद्या विनोद, सिद्धांत संग्रह, चारु चर्चा, सम्रांगण सूत्राधार और श्रृंगार प्रकाश जो है वो राजा भोज की रचनाएं हैं। भूषण की बात करें तो इनका उपनाम है जटाशंकर। भूषण को जो उपनाम है जटाशंकर है और इनका जन्म जो है वो कानपुर के निकट माना जाता है। भूषण को बुंदेला शासक छत्रसाल का संरक्षण प्राप्त था। चित्रकूट को सोलंकी राजा ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि कहा है। क्या कहा है रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें? हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि कहा है। भूषण ने वीर रस प्रधान काव्य लिखा है। कौन सा लिखा है? वीर रस प्रधान काव्य लिखा है भूषण ने। इनकी प्रमुख रचनाएं शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल, दशक, भूषण हजारा और भूषण विलास इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण हजारा और भूषण विलास इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब हम आते हैं आधुनिक काल के रचनाकारों पर, साहित्यकारों पर। तो पहला नाम है माखनलाल चतुर्वेदी। इनका जो जन्म है बाबई होशंगाबाद में 1889 में हुआ है और एवं कर्मभूमि खंडवा रही है। तो माखनलाल चतुर्वेदी जो है इनका जन्म बाबई होशंगाबाद में हुआ है और कर्मभूमि क्या रही है? खंडवा रही है। इन्हें भारतीय आत्मा भी कहा जाता है।
प्रभा पत्रिका का संपादन खंडवा से किया गया था, जबकि कर्मवीर का संपादन जो इन्होंने जबलपुर से किया है। माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिणी कविता संग्रह के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में दिया गया है। प्रमुख रचनाएं हैं कैदी और कोकिला, पुष्प की अभिलाषा, दीप से दीप जले, हिम तरंगिणी, साहित्य देवता। कैदी और कोकिला, पुष्प की अभिलाषा, दीप से दीप जले, हिम तरंगिणी और साहित्य और देवता माखनलाल चतुर्वेदी की प्रमुख रचनाएं हैं। दूसरा जो प्रमुख रचनाकार हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, इनका जन्म श्योपुर जिले में हुआ है, तो ये श्योपुर जिले से संबंधित है। ये पूछा जा सकता है सीधे कि किस जिले से संबंधित हैं, श्योपुर जिले से संबंधित हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं गजानन माधव मुक्तिबोध की चांद का मुंह टेढ़ा, अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, चंबल की छाती, भूरी भूरी खाक धूल, सतह से उठता हुआ आदमी और विपात्र। ये इनकी रचनाएं हैं। कौन सी? चांद का मुंह टेढ़ा, अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, चंबल की छाती, भूरी भूरी खाक धूल, सतह से उठता हुआ आदमी और विपात्र। सुभद्रा कुमारी चौहान की बात करें तो इनका जन्म प्रयागराज में हुआ, इलाहाबाद में हुआ, और इनकी कार्यस्थली जो है वो जबलपुर रही है। इनका विवाह खंडवा के ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ हुआ था और इनकी मृत्यु सिवनी में कार दुर्घटना में हुई है। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रमुख रचना में जो आपको विशेष रूप से याद रखनी है वो है झांसी की रानी। कौन सी रचना है? झांसी की रानी विशेष रूप से आपको याद रखनी है। साथ ही त्रिधारा, मुकुल, झांसी की रानी, सभा के खेल, बिखरे मोती, उन्मादिनी और जलियांवाला बाग भी याद रखना है। अगले कवि हैं हरिशंकर परसाई। इनका जन्म जो है वो जमानी गांव होशंगाबाद में हुआ है और माखनलाल चतुर्वेदी का कहाँ हुआ था? बाबई होशंगाबाद में, और हरिशंकर परसाई का जमानी गांव होशंगाबाद में। इन्होंने वसुधा और प्रहरी नामक पत्रिका का संपादन जबलपुर से किया है हरिशंकर परसाई ने। ये व्यंग्यकार थे। इनकी रचनाओं में तट की खोज, निठल्ले की डायरी, टार्च बेचने वाला, रानी नागफनी की कहानी, सदाचार का तावीज, ठिठुरता गणतंत्र, भूत के पांव पीछे और पगडंडियों का जमाना और निंदारस शामिल हैं। तो हरिशंकर परसाई की रचनाओं में देखो तट की खोज, रानी नागफनी की कहानी विशेष रूप से याद रखनी है ना, और भूत के पांव पीछे, ये तीन रचनाएं विशेष रूप से याद रखनी है। शरद जोशी भी मध्य प्रदेश के एक प्रसिद्ध व्यंग्यकार थे। इनका जन्म 1931 में उज्जैन में हुआ था और इन्हें 1990 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनकी रचनाओं में जो सबसे महत्वपूर्ण रचना है जीप पर सवार इल्लियां, परिक्रमा, एक था गधा, अंधे का हाथी, तिलस्म, जादुई दुनिया, फिर किसी बहाने, राह किनारे बैठ और मैं और केवल मैं, ये इनकी रचनाएं हैं। तीन रचनाओं को याद रखना है। बालकृष्ण शर्मा नवीन की बात करें तो इनका शाजापुर जिले में जन्म हुआ 1897 में और ये लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन जो है संविधान सभा के भी सदस्य रहे हैं। श्री गणेश शंकर विद्यार्थी के साथ प्रपात पत्रिका के सह संपादक रहे हैं। नवीन जी ने गणेश शंकर विद्यार्थी पर 2 काव्य प्राणापर्ण तथा आत्मोत्सर्ग लिखे हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक और उर्मिला। बालकृष्ण शर्मा नवीन की प्रमुख रचनाएं हैं। भवानी प्रसाद मिश्र, इनका जन्म जो है 1913 में गिटरिया ग्राम जिला होशंगाबाद में हुआ है। इनका कार्य क्षेत्र वर्धा महाराष्ट्र रहा है। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म कहाँ हुआ है? होशंगाबाद जिले में, और कार्य क्षेत्र वर्धा महाराष्ट्र रहा है। इन्हें सहजता का कवि कहा गया है भवानी प्रसाद मिश्र को। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था। इनकी प्रमुख रचना में गीत फरोश, सन्नाटा, बुनी हुई रस्सी, सतपुड़ा के जंगल, कालजयी और गांधी पंचसती प्रमुख रचनाएं हैं। तो ये भवानी प्रसाद मिश्र की प्रमुख रचनाएं हैं। मुल्ला रामू जी, तो इनका जन्म जो है भोपाल में हुआ है। मुल्ला रामू जी का 1896 में। इनका पूरा नाम मोहम्मद सिद्दीकी मुल्ला रामू जी था। ये गुलाबी उर्दू के जनक माने जाते हैं मुल्ला रामू जी। इनकी रचनाओं में लाठी और भैंस, औरत जात, अंगूरा और मुसाफिर खाना याद रखना है। श्री कृष्ण सरल भी मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार हैं। अशोकनगर में इनका जन्म हुआ है 1921 में, और सुभाष चंद्र, स्वराज्य तिलक, देश से प्यार और शहीद इनकी प्रमुख रचनाएं हैं श्री कृष्ण सरल की। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की बात करें तो ये उन्नाव जिला उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ और उज्जैन इनकी कार्यस्थली रही है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की।
इनकी रचनाएं पूर्व कवियों और लेखकों के नाम पर हैं। प्रमुख रचनाएं जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, महाकवि सूरदास, महाकवि निराला और रस सिद्धांत। तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की जो रचनाएं हैं ना, वो लेखकों के नाम पर आधारित हैं। अब हम बाल कवि बैरागी की बात करें। बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं मध्य प्रदेश के। इनका जन्म नीमच जिले में हुआ है। वास्तविक नाम इनका नंदराम दास था। तो पूछा जा सकता है बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम क्या है? नंदराम दास है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं दीवट पर दीप, गन्ने मेरे भाई, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। ये बाल कवि बैरागी की रचना है। डॉक्टर श्री राम परिहार की बात करें तो इनका जन्म खंडवा जिले के फेफरिया। देखो, श्री राम परिहार जो हैं, इनका जन्म खंडवा जिले के फेफरिया कला में हुआ था और ये निमाड़ साहित्य में इनका प्रमुख योगदान है। इनकी रचनाएं हैं काहे जनसिंगा, धूप का अवसाद, अंधेरे में उम्मीद। और निमाड़ के कुछ अन्य साहित्यकारों को देखें तो महादेव प्रसाद, प्रभाकर चौबे और गौरी सरकंगर शर्मा नाम याद रखना है। इसके बाद जो हमें महत्वपूर्ण कवि की बात करनी है, लेखक की, वो है अमृतलाल वेगड़। ये गुजराती और हिंदी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार और चित्रकार हैं। अमृतलाल वेगड़ का जन्म जबलपुर में हुआ है 1928 में। कब हुआ है? जबलपुर में 1928 में हुआ है और इनका निधन 2018 में हुआ है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं तीरे तीरे नर्मदा और सौंदर्य की नदी नर्मदा, ये इनकी प्रमुख रचना है। अशोक वाजपेयी ये छत्तीसगढ़ के दुर्ग में जन्मे थे और पूर्व में ललित कला अकादमी के अध्यक्ष भी रहे हैं। इनकी प्रमुख रचना है एक पतंग अनंत और तत्पुरुष, इनकी प्रमुख रचनाएं। अब हम लोक साहित्यकारों की बात करेंगे, जिसमें पहला और महत्वपूर्ण नाम है याज्ञनिक का। किसका? याज्ञनिक का। इनका संबंध बुंदेलखंड से है। इनकी प्रमुख रचना आलाखंड है, जिसमें 52 खंड हैं। विश्व सबसे लंबी कविता आलाखंड मानी जाती है। दूसरे जो लोक साहित्यकार हैं, सिंगाजी हैं। ये निमाड़ क्षेत्र के प्रमुख संत रहे हैं। निमाड़ का कबीर इन्हें कहा जाता है। इनका जन्म बड़वानी मध्य प्रदेश में हुआ है और इन्हें निमाड़ क्षेत्र में पशु रक्षक देव के नाम से पूजा जाता है। इनकी प्रमुख रचना है 12 मासी व 15 तिथि। क्या है? 12 मासी व 15 तिथि। घाघ की बात करें तो घाघ के जन्म को लेकर तो विवाद है, तो करेक्ट जानकारी ज्ञात नहीं है। वहीं इनकी कहानी कृषि से संबंधित है। ये अकबर के समकालीन रहे और इनकी प्रमुख रचना है घाघ भादरी की रचनाएं। ईश्वरी की बात करें तो ये झांसी जिले के मेंढकी गांव में इनका जन्म हुआ और इनका पूरा नाम है हरताल ईसरी। क्या है? हरताल ईसरी जो है इनका पूरा नाम है। इनकी रचनाएं हैं ईश्वरी की फाग, ईश्वरी प्रकाश, ईश्वरी सतसई। ईश्वरी के समकालीन दो अन्य कवि हुए गंगाधर व ख्याल राम। कौन से? गंगाधर व ख्याल राम। इन तीनों को बुंदेलखंड में बृहत्तरी कहा जाता है। बृहत्तरई कहा जाता है। अब हम देखते हैं साहित्य कला से जुड़ी हुई कुछ संस्थाओं की बारे में। तो सबसे पहले हम रविंद्र भवन की बात करते हैं। इसको हमने पहले देख ही चुके हैं। जो कला से संबंधित संस्थानों वाला टॉपिक था ना, उसमें पहले देख लिया है हमने इसको। तो रविंद्र भवन ये भोपाल में है। 1969 में बनकर तैयार हुआ और 1962 में स्थापना हुई और 1959 में बनकर तैयार हुआ है। यहाँ विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक, शैक्षणिक व कलात्मक क्रियाकलाप होते हैं। मध्य प्रदेश कला परिषद की स्थापना 1952 में हुई है। राज्य की संगीत, नाटक, ललित कलाओं में प्रोत्साहन देने के लिए मध्य प्रदेश कला परिषद, जो कि भोपाल में है, इसकी स्थापना 1952 में की गई है। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की स्थापना भी भोपाल में ही की गई है 1954 में और ये हिंदी साहित्य को प्रोत्साहन देने व संरक्षण हेतु एक संस्थान है। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल 1969 में बनाया गया। इस संस्थान का कार्य हिंदी में विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम के लिए पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी भी भोपाल में है। 1976 में इसकी स्थापना हुई है और कालिदास अकादमी उज्जैन में है। 1978 में इसकी स्थापना हुई है। भारत भवन भोपाल में है। 13 फरवरी 1982 को उद्घाटन इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया और भारत भवन के वास्तुकार जो हैं वो चार्ल्स कोरिया हैं। कौन है? चार्ल्स कोरिया भारत भवन के वास्तुकार हैं। यह श्यामला हिल्स में स्थित है। मध्य प्रदेश सिंधी साहित्य अकादमी भोपाल की बात करें तो 1983 में इसकी स्थापना हुई, सिंधी साहित्य अकादमी की। और मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी का मुख्यालय जो है ये भोपाल में है। 1985 में इसकी स्थापना हुई है। मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी भी भोपाल में है और 1987 में स्थापना हुई। इसका उद्देश्य तुलसी साहित्य का प्रचार प्रसार करना है। तुलसी अकादमी का कहाँ पर है? भोपाल में। कब स्थापना हुई? 1960।
भोजपुरी साहित्य अकादमी भी भोपाल में है और 2013 में इसकी स्थापना हुई है। अब हम मध्य प्रदेश के प्रमुख सृजन पीठों को देखें तो निराला सृजन पीठ जो है ये बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भारत भवन भोपाल में स्थित है। निराला सृजन पीठ। और प्रेमचंद सृजन पीठ आपको उज्जैन में देखने को मिलेगी, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन। मुक्तिबोध सृजन पीठ जो है वो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में है और सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ जबलपुर में है। तुलसी सृजन पीठ चित्रकूट ग्रामोदय गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय में प्रस्तावित है। अब हम साहित्यकारों से संबंधित जिला देख लेते हैं तो माखनलाल चतुर्वेदी का संबंध होशंगाबाद से है। साथ ही हरिशंकर प्रसाद और भवानी प्रसाद मिश्र का संबंध भी होशंगाबाद से है। तो होशंगाबाद के लिए आपको माखनलाल चतुर्वेदी, हरिशंकर प्रसाद और भवानी प्रसाद मिश्र का नाम याद रखना है। बाल कवि बैरागी का संबंध नीमच से है और शरद जोशी का संबंध उज्जैन से है। गजानन माधव मुक्तिबोध जो है वो श्योरपुर से संबंधित हैं और सुभद्रा कुमारी चौहान जो है ये इलाहाबाद जबलपुर से संबंधित हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन का संबंध शाजापुर से है और मुल्ला रामू जी जो हैं वो भोपाल से संबंधित हैं। अशोक वाजपेयी का संबंध दुर्ग छत्तीसगढ़ से है और ये बिहारी सतसई जो है इनका संबंध ग्वालियर और माधव सप्रे का संबंध दमोह से है। समारोह की बात करें और स्थान की बात करें कि कौन सा समारोह किस स्थान पर आयोजित किया जाता है तो जो कालिदास समारोह है, कालिदास समारोह का आयोजन जो है वो उज्जैन में किया जाता है। पद्माकर समारोह सागर में, सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह जबलपुर और बालकृष्ण शर्मा समारोह जो है वो शाजापुर में। माखनलाल समारोह जो है वो खंडवा, राजशेखर समारोह जो है वो जबलपुर और भवभूति समारोह जो है वो ग्वालियर में आयोजित किया जाता है। केशव समारोह ओरछा में आयोजित किया जाता है। तो इन समारोह को भी याद रख लेना है। साहित्यकारों के उपनाम व वास्तविक नाम की देखें तो माखनलाल चतुर्वेदी का उपनाम है एक भारतीय आत्मा। वहीं कवि प्रदीप जो हैं इनको रामचंद्र द्विवेदी कहा जाता है। बाल कवि बैरागी जी जो हैं इनको नंदराम दास कहा जाता है और मुल्ला रामू जी को गुलाबी उर्दू के जनक कहा जाता है। जो भूषण हैं, भूषण को जटाशंकर या घनश्याम तिवारी कहा जाता है और भवभूति को श्रीकंठ भारतीय मिल्टन भी कहा जाता है। बाणभट्ट की बात करें तो बाना बत्ता बनांचल केसरी, अमृतलाल बेगड़ जो हैं इनको नर्मदा पुत्र कहा जाता है। सिंगाजी को निमाड़ का कबीर कहा जाता है और कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य देखें तो माखनलाल चतुर्वेदी की जो रचनाएं हैं हिम तरंगिणी और दीप से दीप जले याद रखना है। तो माखनलाल चतुर्वेदी की कौन सी रचना याद रखनी है? हिम तरंगिणी और दीप से दीप जले। वहीं गजानन माधव मुक्तिबोध की प्रमुख रचना है चांद का मुंह टेढ़ा और ब्रह्म राक्षस। चांद का मुंह टेढ़ा और ब्रह्म राक्षस। सुभद्रा कुमारी चौहान की त्रिधारा, बिखरे मोती और मुकुल याद रखनी है। वहीं हरिशंकर परसाई की भूत के पांव पीछे और हंसते हैं रोते हैं। शरद जोशी अंधों का हाथी और तिलिस्म याद रखना है। बालकृष्ण शर्मा की जो रचनाएं हैं वो है कुमकुम, उर्मिला और अपलक। भवानी प्रसाद मिश्र की बात करें तो गीत खरोश, चकित है दुख, अंधेरी कविता याद रखना है। मुल्ला रामू जी की रचनाओं में लाठी और भैंस और अंगूरा याद रखना है। पद्माकर की रचनाएं हैं गंगा लहरी, राम रसायन, कली पच्चीसी। वहीं भवभूति की जो रचनाएं हैं, भवभूति की रचनाओं में मालती माधव और उत्तर रामचरित याद रखना है और बाणभट्ट की रचनाओं में हर्षचरित, कादम्बरी और चंडी शतक याद रखना है। भर्तहरि की जो रचनाएं हैं श्रृंगार शतक और नीति शतक। क्या है? भर्तहरि की रचनाएं श्रृंगार शतक और नीति शतक। राजा भोज की रचनाओं में सम्रांगण, सूत्रधार और सरस्वती कंठाभरण याद रखना है। कालिदास की रचनाओं में ऋतु संहारम, मेघदूत, कुमार संभव याद रखना है। भूषण की रचनाओं में शिवावावनी, छत्रसाल दशक और दूषण उल्लास याद रखना है। अटल बिहारी वाजपेयी की रचनाओं में मेरी 51 कविताएं। प्रयागदत्त शुक्ल की रचनाओं में होशंगाबाद, हुंकार और मध्य प्रांत मरीचिका। वहीं द्वारका प्रसाद मिश्र जो हैं इन्होंने द सर्च फॉर लंका कृष्णायन लिखी हुई है। जगनिक की रचनाओं में परमाल रासो और श्री मित्र मिश्र की रचनाओं में वीर मित्रोदय। शिवमंगल से सुमन, तो मिट्टी की बारात, हिल्लोल और मिट्टी की महिमा याद रखना है। मुल्ला दाऊद की रचनाओं में चंद्रायन, ज्ञानदीप याद रखनी है। घनश्याम सक्सेना की रचनाओं में जंगल सत्याग्रह और जंगल सत्य याद रखना है। वहीं बिंद्रावन शर्मा जो है इन्होंने झांसी की रानी उपन्यास लिखा है। परीक्षा विशेष की बात करें तो देखो मध्य प्रदेश
जो मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार, चित्रकार और पत्रकार रहे देवास के प्रभु जोशी का निधन 2021 में हो गया है। एक तो ये पॉइंट याद रखना है, दूसरा पॉइंट है जो, और उत्तर प्रदेश में जन्मे डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी का मध्य प्रदेश से भी नाता है। इन्हें व्यास सम्मान 2022 और शरद जोशी सम्मान 2004-5 से सम्मानित किया गया है। किसको? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। अब हम आते हैं हमारा जो अगला टॉपिक है उस पर। तो इसमें अब हमें मध्य प्रदेश की बोलियां एवं उनके क्षेत्र देखने हैं। तो आप देखेंगे जब मध्य प्रदेश के उत्तर में जाएंगे आप मध्य भारत पठार में, तो आपको ब्रज भाषा मिलेगी, है ना, ब्रज भाषा। और मालवा में मालवी बोली, निमाड़ में निमाड़ी, है ना। यहाँ पर कोरकू जनजाति है तो कोरकू, यहाँ पर गोंडी बोली जाती है, और यहाँ पर बघेलखंडी बोली जाती है। साथ ही बुंदेलखंड में बुंदेलखंडी भाषा बोली जाती है, बोली जाती है। मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में मालवी बोली जो है, ये मालवा क्षेत्र के जितने भी जिले हैं उनमें बोली जाती है। इसका विकास राजस्थानी हिंदी के शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। मालवी साहित्यकार की बात करें तो श्रीनिवास जोशी, चंद्रशेखर दुबे, ललिता रावल और डॉक्टर पूनम सहगल और बाल कवि बैरागी का नाम याद रखना है। मालवी की उपबोलियों में हड़ौती, सोंधवाड़ी, रजवाड़ी, दसोरी, दसपुरी, उमठवाड़ी, भीली और भोयरी शामिल है। विशेष की बात करें तो मालवी की लिपि जो है वो देवनागरी है। कैसी है? मालवी की लिपि है देवनागरी। और मालवी शब्दकोश के संकलनकर्ता प्रहलाद चंद्र जोशी है। डॉक्टर के.एल. हंस ने इसे पश्चिमी हिंदी कहा है। क्या कहा है के.एल. हंस ने? इसे पश्चिमी हिंदी कहा है के.एल. हंस ने। बघेली बोली की बात करें तो ये रीवा, सतना, शहडोल, बघेलखंड क्षेत्र में बोली जाती है, और इसके जो विकास है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी विश्व दिवस जो है, विश्व हिंदी दिवस जो है, ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व मातृभाषा दिवस जो है वो 21 फरवरी को मनाया जाता है। बुंदेली बोली जो है ये बुंदेलखंड क्षेत्र के जिलों में बोली जाती है, और यहाँ पर पश्चिमी हिंदी के शौरसेनी अपभ्रंश से बुंदेली का विकास हुआ है। इसके प्रमुख साहित्यकारों में जगुनिक, ईसरी, गंगाधर व्यास और महेश कटारे का नाम याद रखना है। वहीं उपबोलियों में लुधारी, भदावरी, खटोला याद रखनी है। बुंदेली शब्दकोश के संकलनकर्ता जो हैं वो महेश कटारे हैं, और बुंदेली विस्तार, सर्वाधिक विस्तार जो है वो बुंदेली बोली का ही है मध्य प्रदेश में। बुंदेली भाषा का नामकरण जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। किसने किया था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। यहाँ पर जॉर्ज ग्रियर्सन के बारे में जानकारी दी हुई है। तो ये आयरलैंड के निवासी हैं और प्रमुख भाषा वैज्ञानिक हैं। कौन? जॉर्ज ग्रियर्सन। इतना ही याद रखना है इनके बारे में। निमाड़ी बोली जो है वो निमाड़ क्षेत्र में बोली जाती है, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर और झाबुआ क्षेत्र में। इसके अलावा इसमें और कुछ याद नहीं रखना है। ब्रज बोली की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के उत्तरी जिले भिंड, मुरैना, ग्वालियर में बोली जाती है। इसका विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इसके रचनाकारों में सूरदास, मीराबाई, रहीम और रसखान शामिल है। वहीं ब्रज शब्दकोश के संकलनकर्ता जो हैं वो रामशरण गौड़ है। कौन है? रामशरण गौड़ है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सर्वाधिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया जाता है। तेवर घारी की बात करें तो एक बोली तेवर घारी भी बोली जाती है, ये भिंड मुरैना में बोली जाती है। वहीं भदावरी जो है ये ग्वालियर और चंबल संभाग के कुछ जिलों में बोली जाती है। भदावरी यह भाषा राजस्थानी, ब्रज और बुंदेली के मिश्रण से बनी हुई है। सामुदायिक रेडियो कार्यक्रम बन्या पेंद्र प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में आदिवासियों को सूचनाएं देने के लिए उन्हीं की बोली में प्रसारित किया जाता है। यहाँ पे कुछ अन्य प्रमुख बोलियां दी हुई हैं, जैसे कोरकू है तो कोरकू जनजाति के द्वारा बोली जाती है, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा और खरगोन क्षेत्र में। वहीं गोंडी जो है ये गोंडी भाषा छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, होशंगाबाद में बोली जाती है। पंचमहली जो है ये ग्वालियर में, और जटवारी जो है वो भिंड और ग्वालियर में। मध्य प्रदेश की राजकीय भाषा की बात करें तो हिंदी है राजकीय भाषा, अर्थात राजकीय कार्यों की जो भाषा है वो हिंदी है। 1976 में राजभाषा अधिनियम के तहत भाषा के आधार पर का वर्ग में शामिल राज्यों की राजभाषा हिंदी होगी। का वर्ग में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार और आदि राज्यों को शामिल किया गया है। तो इस तो था हमारा, इस प्रकार से हमने बहुत सी चीज़ें इसमें देख ली हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे जब तो अगला टॉपिक शुरू करेंगे। तब तक वीडियो को आप लाइक करो।